और इसमें जो खास मेहमान रहेंगे वो रहेंगे प्रदीप शर्मा, सीएम के कृषि सलाहकार। आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मंच पर आए और इस सेशन को हम शुरू करेंगे, जिसमें बात कृषि को लेकर भी करेंगे और तमाम विकास का जो मॉडल है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आए, आयुष मंच पर आए और इस सेशन की शुरुआत करें और छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में चर्चा होगी। ओवर टू यू आयुष। तो धन्यवाद ममता। अभी बहुत सारी बातें हम लोगों ने लगातार चर्चा की और उसके पहले भी एक जो सेशन था उसमें आपने देखा कि किसानों के साथ बैठ करके जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो बहुत सारी स्कीम्स ऐसी थी जिनको लेकर के मैं उनसे बात कर रहा था और उन्होंने एक सुर में इस बात को स्वीकार किया कि बहुत कुछ बदला है इस बार भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद। वो सही मायने में किसानों को जो फायदा मिलना चाहिए वो मिल रहा है। हालांकि कुछ समस्याएं उन्होंने यहाँ पे जरूर रखी, लेकिन असल में उन योजनाओं के पीछे कौन है, मुख्यमंत्री जिन बातों को कह रहे हैं उनका जो विजन है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदीप जी के ऊपर है और प्रदीप जी हमारे साथ हैं, उनसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप जी, विजन क्या है? क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा सिर्फ ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ तक है, पूरे देश के अंदर हो रही है। इतनी स्कीम्स हैं जिनको अलग अलग जो प्रदेश हैं वो एडॉप्ट कर रहे हैं। क्या विजन है और किस तरीके से खेती किसानी को, कृषि को मुख्य अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हुए आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं? क्या विजन है? थोड़ा सा आपसे मैं इसको जानना चाहूंगा। देखिए, भूपेश बघेल जी एक ऐसे राजनेता हैं और सौभाग्य से इस समय जो लोग कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनकर आए हुए नीति निर्धारण करने वाले पदों में हैं, उनका बैकग्राउंड जो है वो छत्तीसगढ़ की आत्मा जो गांव है वहां से जुड़ा हुआ है। ये सब लोग बैठ के जब सोचते हैं, या भूपेश जी के नेतृत्व में जो सोचते हैं, उसकी एक खास बात होती है कि गांव का जो अंतिम आदमी है उसके जीवन में वो क्या परिवर्तन ला सकता है, ये उसके बिल्कुल बेस लाइन में होता है। और वो बेस लाइन में, जैसे अभी मैं अर्थशास्त्रियों के सेशन में आदरणीय विद्वान वक्ताओं को सुन रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि ये बात कहनी और अंडरलाइन करनी बहुत जरूरी है कि ये जो पार्टी है, ये जो लोग हैं, ये इस बात को मानते हैं कि अंतिम व्यक्ति के जेब में इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए कहीं किसी दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े। गांव की या समाज की व्यवस्था भय और भूख पे आधारित नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस सरकार थी उसने सबसे पहले मनरेगा शुरू किया। मनरेगा क्या है? मनरेगा गांव में किसी व्यक्ति के श्रम के नियोजन को सम्मानित करने का, आर्थिक रूप से कंपनसेट करने का एक की योजना है। नरवा गरवा घुरवावारी क्या है? गांव जो होता है वहां पर हर व्यक्ति अपने परिश्रम का आर्थिक, मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें नियोजन करके आर्थिक समृद्धि पाता है। पानी में नियोजन करता है, मछलियां होती हैं, सिंघाड़े होते हैं, बहुत सारी फसलें होती हैं। मिट्टी में नियोजन करता है, फसलें आती हैं, ठीक है। जानवरों में नियोजन करता है, उसको खाद मिलता है। बाड़ियों में नियोजन करता है, पोषण और समृद्धि आती है। तो मनुष्य के श्रम को गांव के भीतर जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें नियोजन करने से जो समृद्धि आती है, उस समृद्धि को बनाने से गांव स्थिर हो जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाती है, उसमें समृद्धि आती है, उसमें इनोवेशन आता है। तो ये जो चीज है इसको इस सरकार ने समझा और समझ के शुरुआत यहां से की। इसके पहले की जो सरकारें थी उसमें ये था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की सरकारें थी, एक बड़ा फ्लाईओवर बन गया, एक बड़ा सड़क बन गया, पर लोग एक फ्लाईओवर बनने से या एक बहुत बड़े हाईवे के निकल जाने से गांव का जो आदमी था अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगा था। उसको लगता था कि ये जो सड़क बनी है यहाँ से, इसमें से मेरे गांव का लेबर ही जाने वाला है यहाँ से चढ़ के साइकिल में शहर की तरफ, और शाम को थका हारा कमजोर जब वो लौटेगा तो गांव के इनोवेशन में, समृद्धि में उसका खास योगदान नहीं रहेगा। ये सरकार ने क्या किया कि श्रम का नियोजन गांव में करने की कोशिश की ताकि जो श्रमिक है उसका उत्पादन बाहर आए, श्रमिक जो है वो कम से कम बाहर जाए। यहाँ पर आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में, चाहे किसान न्याय योजना हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, या चाहे नरवा गरवा की
गौठान योजना हो या श्रमिक न्याय योजना हो, इन सब में आप एक चीज देखेंगे कि लगातार एक तरफ पैसा उत्पादक के जेब में डाला जा रहा है, दूसरी तरफ प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन ऐसा किया जा रहा है कि उसमें अधिक से अधिक श्रम का नियोजन व्यक्ति कर सके। आज के पहले कोई सोचता नहीं था, सरकार के पहले, कि गोबर को 2 रुपए किलो में खरीदा जा सकता है। जब हमने शुरुआत की तो बहुत सारे लोगों ने गाय के ऊपर में, गाय की महत्ता पे बड़े बड़े व्याख्यान देने वाले, उन सब लोगों ने क्या किया, उन सब लोगों ने से खूब निंदा करने की कोशिश की, खूब सारा जो भी मतलब उन्होंने कहना था वो कहा। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज देश में एक ऐसा मॉडल खड़ा हो गया कि वो 2 रुपए किलो का जो गोबर है, जब वो 20 लाख क्विंटल ऑर्गेनिक कंपोस्ट में बदला और किसानों के पास पहुंचा और किसानों ने हाथों हाथ लिया, तब आज चाहे वो झारखंड की सरकार हो, उसने गोधन न्याय योजना का वैसे ही स्वीकार कर लिया, यूपी हो, वहां पर उन लोगों ने 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने की घोषणा की। तो पहली बार इस सरकार ने इसको आइडेंटिफाई किया कि गाय का जो गोबर है वो गाय का एक बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान है खेती के लिए। यदि वो नहीं पहुंचेगा किसानों के धरती में तो शायद फसल की उर्वरकता उतनी बनी नहीं रह सकेगी। तो ये जो चीज है कि हम उन चीजों को उस तरह से देखते हैं जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने देखा, और जिसकी वजह से हम लगातार समृद्ध बने रहे, जिसकी वजह से हम टूटे नहीं, तो उसको वापस खड़ा करने की जरूरत है। लेकिन जब हम लोग खासतौर से एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो जब तक आप इसको फायदे का नहीं बनाएंगे या जब तक वाकई में किसानों को उसका लाभ नहीं मिलेगा, तब तक सही मायने में आप स्कीम्स बनाते रहेंगे, लेकिन उसको जो लाभ पहुंचना चाहिए जिस तरीके से वो नहीं मिलेगा। अभी फसल डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही थी, किसानों का पूरा पैनल था, उन्होंने कहा हम तैयार हैं, लेकिन यहाँ की जो चीजें हैं या यहाँ की जो परिस्थितियां उनको देखते हुए हमको कोई ये गाइड करे। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनको गाइड करने वाला नहीं है, उनको बताने वाला नहीं है हम तैयार हैं या स्कीम्स हैं तो वो हम तक कैसे पहुंचे। ये चीजें कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं? और दूसरा ये है कि इसमें भी क्या अभी आपको लग रहा है कि कोई चैलेंजेस हैं आप लोगों के सामने? किसानों की जो समस्याएं हैं बरकरार हैं, बहुत कम किया लेकिन अभी भी हैं, क्या चैलेंज है, क्या चुनौती है सबसे बड़ी? ये जो मैं समझता हूँ वो ये है कि फसल और फसल चक्र जो है वो मौसम और बाजार, ये 2 ही फैक्टर तय करते हैं। सरकार केवल उसमें मदद कर सकती है। जैसे किसी समय में पंजाब गेहूं के नाम से जाना जाता था, आज पंजाब जो है धान के नाम से भी जाना जाता है। पहले आप नहीं सोच सकते थे कि पंजाब में धान होगा, लेकिन वहां के किसान, वहां की सरकार ने कहा कि हम धान का भी जो है समर्थन मूल्य में खरीदी करेंगे। पहला फसल किसान धान लेता है, दूसरी फसल गेहूं लेता है। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि बाजार ने ये प्रेरित किया कि हम धान ले लेंगे, तो पंजाब का किसान धान बोना चालू कर दिया। अब जैसे जलवायु परिवर्तन की बात भी हो रही थी, तो जलवायु परिवर्तन में 1 डिग्री ग्लोबल टेम्परेचर में जो इंक्रीज हुआ है, उसमें गेहूं के उत्पादन में दुनिया भर में इंक्लूडिंग पंजाब 20% की गिरावट आई है। ठीक है, ये जो 20% की गिरावट आई है, इससे हो ये रहा है कि जो गेहूं की फसल है वो उतनी उत्पादक या उतनी प्रॉफिटेबल नहीं रह गई है जितनी धान की है, क्योंकि धान का रेसिलियंस बहुत बड़ा है। पानी ज्यादा गिरा तो धान हो जाएगा, कम गिरा तो धान हो जाएगा, ज्यादा तापमान हुआ तो धान हो जाएगा, ठंडा रहा तो धान हो जाएगा। दुनिया भर में, छत्तीसगढ़ ही नहीं बोल रहा हूं मैं, दुनिया भर में धान का रकबा बढ़ा है, दुनिया भर में गेहूं का रकबा कम हुआ है। अब यूक्रेन के वार के बाद, जो कि गेहूं का उत्पादक 18% उत्पादक देश रहा है, जो गेहूं की फसलें या तो जला दी गई या तो सीज कर ली गई, उसके बाद से गेहूं का जो दाम बढ़ा है, तो आप अब देख रहे हैं कि आज 2400 रुपए में गेहूं जा रहा है, जो कि 1800 में कोई नहीं पूछता। तो अब जो किसान है वो गेहूं बहुत तेजी से बढ़ाएगा, है ना, क्योंकि गेहूं का डिमांड बहुत ज्यादा है। तो गेहूं को किसान बढ़ाएगा, लेकिन मौसम बहुत साथ नहीं देगा, है ना। तो जो फसल परिवर्तन है वो मौसम और बाजार, ये 2 ही फैक्टर पे तय होता है। सरकार केवल मदद करती है। एक समय था, आपको याद होगा कि अचानक जो है दाल की फसलें, दाल का रेट बहुत बढ़ गया, तो फिर लोगों ने कहा कि चलो दाल बो। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे एक आह्वान के बाद देश में 23% रकबा बढ़ गया। लेकिन रकबा बढ़ने के बाद, उसके बाद जो अगले साल है, दाल की कीमतें क्रैश हो गई, गिर गई, नीचे गिर गई। अगले साल से कोई दाल नहीं लगाया। तो ये फसल परिवर्तन जो है सरकारें नहीं कर सकती। फसल परिवर्तन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है।
अब जो समर्थन मूल्य की आप बात करते हैं, तो देखिए समर्थन मूल्य के 3 पैरामीटर होते हैं। एक तो A+FL बोलते हैं, है ना, जिसमें वो घर के फैमिली के जो लेबर्स हैं उसको भी जोड़ लेते हैं। लेकिन जो C2 प्रोसेस है वो ये कहता है कि आप जो ट्रैक्टर खरीद के लाए वो ट्रैक्टर धीरे धीरे डिटीरिएट हो रहा है, जो पैसा आप लगा रहे हैं उसका ब्याज आना चाहिए। तो जो C2 मेथड है उससे जो धान की फसल का जो रेट आना चाहिए वो 2400-2500 रुपये पड़ता है। केंद्र सरकार देने को तैयार नहीं, अभी भी 1700, 1800, 1900 की बात करती है। तो जो छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है वो ठीक C2 को कंपनसेट कर रही है। तो जब देना शुरू किया तो केंद्र सरकार से आ गया कि समर्थन मूल्य से 1 रुपए ज्यादा खरीदे तो हम आपका फसल नहीं लेंगे। ये ट्वीकिंग है ना, ठीक है नहीं खरीदेंगे। तो फिर ये हुआ कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लैंड बेस किया गया, प्रति एकड़ 9,000 रुपए देके उसको कंपनसेट, क्योंकि जब तक C2 के माध्यम से आप किसी भी फसल का MSP तय नहीं करेंगे किसान को वो फसल कभी नहीं पड़ेगा, है ना। धान में छत्तीसगढ़ में प्रयोग हुआ। अब आप देख रहे हैं, अभी अर्थशास्त्री बता रहे थे कि न केवल सराफा का मार्केट बढ़ा, यहाँ ऑटोमोबाइल में बहुत लंबा मतलब 32% के आसपास वृद्धि हुई। और मतलब छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई मार्केट नहीं है जो कोरोना काल में जब पूरा देश डिप्रेशन में था, इकोनॉमिकल डिप्रेशन में था, तब छत्तीसगढ़ में कोई प्रभाव नहीं था, बल्कि इकोनॉमिकली हम ऊपर आ रहे थे। ये जो है सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उस चीज के लिए जो उसका हक है। यदि आप हक नहीं दोगे ना तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग तो ये बड़ा बचपन से सुनते रहे, भारत कृषि प्रधान देश है और अर्थव्यवस्था हमारी आधी से ज्यादा कृषि पर आधारित है। लेकिन अभी भी आपको क्या लगता है, और भविष्य की भी मैं अगर बात करूं, क्योंकि इतनी सारी स्कीम्स अभी हम लोग सुबह से चर्चा कर रहे हैं उन स्कीम्स की, इसके अलावा विजन क्या है अभी आगे, और कैसे संबल करना है किसान को, या हमारे खेती किसानी को और कैसे सुदृढ़ करना है, आगे का भविष्य का विजन मैं अगर आपसे समझना चाहूं तो क्या है? देखिए छत्तीसगढ़ जो है ना, जो लोग बोलते हैं कृषि प्रधान वो है, उसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहिए। इसलिए करेक्ट करना चाहिए कि आप देखें 1870 तक दुनिया का जो ग्लोबल GDP है उसमें इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो 23% से लेके आखिरी अंग्रेजों के आने तक 18% तक था। दुनिया के GDP का हम लगभग 20% मान लिया तो हम कंट्रीब्यूट कर रहे थे। आज हम 2.5% में हैं। तो उस समय जो है देश की जो केवल 30-33% आबादी जो थी वो खेती पे थी, बाकी सब जो थी कारीगरी पे थी। तो जब तक आप खेती को कारीगरी से नहीं जोड़ेंगे तब तक जो है आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। अब देखिए छत्तीसगढ़ में 18% लैंडलेस लेबर है, लगभग 74% जो है वो आपके मार्जिनल और मध्यम और सीमांत किसान है। केवल 9-10% लोग जो हैं वो बड़े किसान हैं। अब आप जमीन की डेमोग्राफी देखिएगा तो यहाँ 20% लोगों के पास 80% जमीन है, 80% लोगों के पास 20% जमीन है। ये क्यों हुआ, ये दोनों को ध्यान से समझने की जरूरत है। तो छत्तीसगढ़ सहित बाकी जगहों में जहां पर कारीगर है, एक किसान 4 महीने किसान होता है, 4-5 महीने के बाद किसानी खत्म, फिर वो 6 महीने वही आदमी कारीगर होता है, किसान फिर कारीगर, फिर 2 महीने में वही कलाकार होता है। तो गांव का आदमी जो है वो पहले किसान था 4-5 महीने, फिर वो बुनकर है, वही आदमी लोहार है, वही आदमी बढ़ई है, वही आदमी चमड़ा बना रहा है, वही आदमी कोसा बना रहा है, वही आदमी लोहा बना रहा है। ठीक है, तो ये जो लोग हैं इनकी जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है वो उसकी कारीगरी पे टिकी हुई है। इसलिए उस जमाने में जो बड़ा कारीगर समाज जो छत्तीसगढ़ था, उस कारीगर समाज में ज्यादा खेती कारीगर कभी नहीं करता। वो एक बुनकर है जिसको हम कोस्टा बोलते हैं यहाँ पर, तो जो बुनकर समाज है वो उसको अपने कपड़ा बुनने से फुर्सत नहीं है, वो खेती कितना करेगा। तो क्या करता था, वो 4-5 एकड़ छोटी मोटी जमीन अपने खाने की पूर्ति खेती कर लिया और बाकी समय में कपड़े के व्यवसाय में व्यस्त है। बड़े समृद्ध लोग हैं यहाँ के बुनकर लोग। बाद में अंग्रेजों ने आके पूरी बुनकरी तोड़ दी, तो पूरा का पूरा जो यहाँ का जिसको हम आज बुनकर मतलब कारीगर समाज बोलते हैं, ओबीसी भी बोलते हैं कई बार, तो वो जो
जो बुनकर समाज है, जो कारीगर समाज है, उसका पूरा लोड जो है किसान के ऊपर आ गया। पहले किसान के ऊपर नहीं था ये, किसान को फ्री था कि भाई तुम खेती करो। कारीगर जो था वो खेती भी करता था, बाकी समय में जो अपनी कारीगरी से उत्पादन करता था वो बार्टर सिस्टम से बढ़ता था। तो देश जो है, पूरे देश में ही बात थी, वर्ल्ड की जीडीपी में तो 20% कंट्रीब्यूट करता था। बाद में अंग्रेजों ने आके इस कारीगरी को तोड़ दिया। इस कारीगरी को तोड़ने से क्या हुआ कि खेती में लोड आ गया और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड पैटर्न के कारण पूरा देश एक भयानक गरीबी में चला गया और एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कारीगर समाजों में और किसान समाजों में। आज भी सरकारें इसको पाटने की कोशिश कर रही है, सफल नहीं है। गांधी ने पहली बार इसको समझा, तो गांधी ने समझा तो गांधी ने कहा वर्धा में जाके कि पहले बार तो उन्होंने कहा कि नमक आंदोलन के बाद उन्होंने कहा अब मैं गांव में रहूंगा। आ गए वर्धा एक गांव था छोटा सा, सेवाग्राम में जाके स्थित हो गए। वहां उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां 73 ऐसे बोर्ड बनाए जो कारीगरी से संबंधित थे। चमड़े को बनाने का बोर्ड, खादी का बोर्ड, इसका बोर्ड, मतलब तेल से लेके खाद बनाने तक का बोर्ड बनाया। बड़े बड़े लोगों को खुद उसमें शामिल हुए और एक कारीगर समाज के गरिमा को वापस स्थापित करने की कोशिश की। उससे पूरा देश का जो 80% समाज था वो गांधी के साथ खड़ा हो गया। उसने एक लड़ाई लड़ी, देश स्वतंत्र हो गया। पर देश स्वतंत्र होने के बाद कारीगर की कारीगरी को स्थानीय स्तर पे वैसा नहीं समझा जा सका जैसे इसको समझने की जरूरत थी। जैसे जो लोहा मेरे यहाँ का आदिवासी निकालता था, उस लोहे में वो 300 डिग्री का क्लीन में निकालता था, उसमें जंग नहीं लगती थी। उसको रिप्लेस करके हमने भिलाई स्टील प्लांट लगा दिया जहाँ 800-900 डिग्री पे लोहा निकलता है। तो ठीक है, आपने बनाई है वो, लेकिन उसके लोहे बनाने की टेक्निक और वो अधिकार दोनों मत छीनिए। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बड़े पूंजी का निवेश और उससे बड़े लाभ कमाने की जो परंपरा थी वो धीरे धीरे कैपिटल सिस्टम में आते आते जब वो इंडस्ट्रियल कैपिटल से फाइनेंशियल कैपिटल में कन्वर्ट हुई तो ध्वस्त हो गई। फिर बड़े उद्योग जो है घाटे के सौदे हो गए, बड़े बांध घाटे के सौदे हो गए। अब स्मॉल इज ब्यूटीफुल का नारा चला, स्मॉल इज ब्यूटीफुल चालू हो गया, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, फाइनेंशियल कैपिटल में स्मॉल जो था वो अपने को मैनेज नहीं कर पा रहा था। यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार का एक बड़ा इंटरवेंशन है। नरवा गरवा घुरवा बारी जो है वो एक बड़ा इंटरवेंशन है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल तो ठीक है, लेकिन स्मॉल इज ब्यूटीफुल के साथ इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी को एक नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के लायक बनाया जा सके ताकि ये फ्लो बना रह सके। तो अब जो नई इकोनॉमी आई है, इसी पहले कैपिटल जो था वो इंडस्ट्रियल कैपिटल था, फिर उसके बाद फाइनेंशियल कैपिटल था, अब जो आया फाइनेंशियल कैपिटल के बाद वर्चुअल कैपिटल है। वर्चुअल कैपिटल में आयुष जी आप यहाँ बैठे हैं, आप मोबाइल में देख रहे हैं, आपने दुनिया की सबसे अच्छी पास्ता बनाने की टेक्निक देख ली, अपने गांव में पास्ता बनाया, पास्ता बना के लोगों को खिला दिया, आपको किसी से जाने की जरूरत नहीं है, आपने पैसा कमा लिया, ठीक है ना। ये वर्चुअल कैपिटल एक एक आदमी के श्रम को फ्री कर रहा है, मुक्त कर रहा है, उसके उत्पाद को नेशनल बाउंड्री से बाहर ले जा रहा है। आप अमेजोन से और इससे बाहर ले जा रहे हैं। तो ये जो गांव की आज जो सिंगापुर में महिला का सम्मान हुआ, प्रोफेसर साहब बता रहे थे, ये सम्मान को फैसिलिटेट करता है गौठान मूवमेंट। अब हम गांव गांव में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं। अब हमको बड़े इंडस्ट्रियल पार्क की जरूरत नहीं है, हमको गांव के अंदर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क चाहिए। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में हमको स्थानीय स्तर पे वैश्विक टेक्नोलॉजी का निवेश करना है ताकि उस टेक्नोलॉजी को हम, उससे जो उत्पादन बनाए उसको हम वैश्विक चीजों को दे सके। तो ये सरकार जो है ना लोकल टू ग्लोबल सोच रही है। पहले जो सरकार थी वो ग्लोबल टू लोकल सोचती थी। ये जो बड़ा फर्क है, इससे इतनी नीतियां निकल के आ रही है, जिधर से आप जाओगे उधर ही एक नई नीति निकलती है। क्योंकि इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ इफ यू चेंज द पैराडाइम, यदि आप पूरी तरह से पैराडाइम को चेंज करते हैं तो आपको नीतियां बनानी पड़ेंगी, अनेक मार्ग बनाने पड़ेंगे। इस तरह से इतनी सारी नीतियां हैं। गढ़बो नया छत्तीसगढ़ जो है वो लोकल टू ग्लोबल का एक बहुत ही मुखर प्रतिनिधित्व है। इसलिए दुनिया में, देश में आज छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही है।
नहीं, बहुत बढ़िया आपने बताया और मुझे लग रहा है अब तक सबसे बढ़िया एक्सप्लेन आपने किया कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की दरअसल परिकल्पना क्या है। मेरा बिल्कुल अंतिम प्रश्न आपसे ये है, मुख्यमंत्री का एक तरफ विजन है और दूसरी तरफ हम लोग ये देख रहे हैं कि उसको अब जिम्मेदारी के साथ आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसी योजना जो आपके दिल के बड़ी करीब होगी, आपको लगता है कि उसने सही मायने में छत्तीसगढ़ के जो हमारे किसान भाई हैं या यहाँ की जो कृषि की जो अर्थव्यवस्था है उसको संबल किया है, कौन सी योजना बहुत करीब है आपके? देखिए, जो सबसे मतलब एक रामायण में एक लाइन है, को बड़ छोट कहत अपराधु, है ना। कौन बड़ा योजना है कौन छोटा योजना है ये बोलना बड़ा कठिन इसलिए है कि योजनाएं इतनी एक दूसरे से इतनी लिंक्ड हैं कि यदि गांव में समृद्धि आ रही है तो शहर में समृद्धि आएगी। ये जो लाइंस सीएम साहब ने खींची है, भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ मॉडल में खींची है, जो राहुल गांधी जी का सपना था कि गली गली में गांव गांव में एक अपना प्रोडक्शन सिस्टम हो, प्रोसेसिंग सिस्टम हो, बनाने का सिस्टम हो, ये जो इस पूरी परंपरा को खींची है उसमें सभी हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना बोलिए, गोधन न्याय योजना बोलिए, गौठान की योजना बोलिए, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की योजना बोलिए, एथेनॉल की बात करिए। एथेनॉल में अभी तक केंद्र सरकार ने कांटा लगा के रखा है। मतलब जो बार बार किसान कह रहे हैं ना कि मेरा धान का क्या होगा, हमने उसका रास्ता निकाला। भाई आप दुनिया भर से पेट्रोल मंगाते हैं, आपका बहुत बहुमूल्य डॉलर जाता है और अभी वर्ल्ड वार की सीन हो गया है। यदि आप रशिया के साथ समझौता करके तेल नहीं ले आते, जिसके लिए आपने अनेक चीजों को ओवर रूल कर दिया है, तो आज आपकी हालत भी पाकिस्तान श्रीलंका जैसी होने वाली थी। उसके बारे में भूपेश बघेल जी ने आपको 1.5 साल पहले से आगाह किया था। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई थी। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल पॉलिसी में यह है कि हम धान से सीधा 2G मतलब 2 बार आसवन करके हम उसको सीधा एथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे। 98.9% एथेनॉल रहेगा, आप सीधा गाड़ियां चला सकते हैं। एक बार आप 60 रुपए में आपका आज पेट्रोल जो है वो 80 रुपए पहुंच रहा है, 80 रुपए 100 रुपए पहुंच रहा है ना। यदि एथेनॉल बनाते हैं तो सरकार बोलती है हम एथेनॉल को, जिसको 100% मिक्स कर सकते हैं आप, एथेनॉल को हम जो है ले दे के 58 रुपए देंगे। 58 रुपए भी आप दे देते हैं तो 2 किलो पहली बार लेबोरेटरी में बनवाया हमने। कहीं पर हिंदुस्तान में धान से बनाने का, एथेनॉल बनाने का, पेट्रोल बनाने का कहीं पर बात नहीं हो रही थी। बनाया उसको लेबोरेटरी में। हमारे वैज्ञानिकों ने बोला कि 1 किलो धान से 480 ml एथेनॉल बनेगा। हम 22 रुपए में धान यहां पर खरीदेंगे यदि, तो भी हमको 44 रुपए पड़ने वाला है। ठीक है, हमको परमिशन दे दो, अभी तक परमिशन लटका हुआ है। एथेनॉल आ जाएगा तो आप जो है गर्मी का धान उगाओ, ठंडी का धान उगाओ, कोई भी धान उगाओ, हम आपको इतना एथेनॉल उगा के बना के देंगे, हम आपसे बाहर से डीजल पेट्रोल मंगाएंगे नहीं आपसे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक योजना एक दूसरे से लिंक्ड है और ये सारी योजनाएं जो है एक वेब है, जिसको एक सिरे से खोलना शुरू करेंगे दूसरा सिरा निकल जाता है। इसलिए मुझे सारी योजनाएं बहुत पसंद है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े और इतनी बेहतर तरीके से आपने बताया कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ से गढ़गे नवा छत्तीसगढ़ तक की जो यात्रा है उसमें आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण। बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, धन्यवाद।